हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार। और जो आज हम बात करने वाले हैं पीएमएस के ऊपर। पीएमएस परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, ये होता क्या है, इसकी अहमियत क्या है। कई लोगों का इसके बारे में ये मिथ है कि पीएमएस सिर्फ और सिर्फ एनुअल इंक्रीमेंट को देने का एक जरिया है एम्प्लॉयज़ को कंपनी के द्वारा। ये सत्य है, लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं है। पीएमएस एक सिस्टम है जिसके द्वारा कंपनी का विजन मिशन कंपनी के कर्मचारियों के साथ लिंक्ड होता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से लिंक्ड हो जाए और एक अच्छे सिस्टम की तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ना सिर्फ कंपनी का इसमें बेनिफिट है, बल्कि इसमें काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज और बाहर भी लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, के शेयर होल्डर्स, उन सब का भी इसमें बेनिफिट है। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि कैसे और क्या क्या इसके मेन पार्ट्स हैं जो इसको गार्निशिंग करके क्या इसको बढ़िया तरीके से बनाते हैं। बेहतर पीएमएस सिस्टम क्या हो सकता है। सबसे पहले आता है इसमें गोल सेटिंग प्रोसेस, यानी कि के आर ए क्या होता है? की रिजल्ट एरिया। हम जब भी बात करेंगे की रिजल्ट एरिया तो डायरेक्टली हम किसी पोजीशंस में बंदे का क्या की रिजल्ट होना चाहिए सिर्फ उसी पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो कहाँ से और कैसे डराइव हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात होती है एनुअल पे। एनुअल हम चाहें तो एनुअल कैलेंडर के हिसाब से या फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कंपनी अपना एक जो विज़न है उस विज़न के हिसाब से मिशन बनाती है। मिशन क्या होता है? ब्रॉडली सेंस में फाइनेंशियली टर्म्स में देखा जाता है कि मान लीजिए कि किसी कंपनी का लास्ट ईयर 1500 करोड़ का टर्नओवर था। अब वो इस साल वो अपना टारगेट रखती है, अपना मिशन रखती है, वो 1500 करोड़ से बढ़ा के उसको 2000 करोड़ रुपए का वो एनुअल अपना मिशन रखती है। अब आगे क्या होगा? अब वो 2000 करोड़ तो उसने सोच लिया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, उस कंपनी में काम करने वाले बंदे उस टारगेट के साथ लिंक कैसे होंगे, वहाँ पे जो है ये हमारा पीएमएस सिस्टम जो है अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट अगर होता है तो वहाँ पे कंपनी को भी और हर एक बंदे को बेनिफिट होगा। अब मान लीजिए कि उस कंपनी का एक ही यूनिट है, एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब वो 1500 करोड़ से जो 2000 करोड़ पे उसको टर्नओवर लेके आना है, तो उस यूनिट के यूनिट हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको 2000 करोड़ पे अर्न करके देना है। तो जो भी के बनेगा यूनिट हेड का, वो 2000 करोड़ का बेस बना के उसका बनाया जाएगा। फिर उसके डिपार्टमेंट में उसके यूनिट में प्रोडक्शन भी होगी, इंजीनियरिंग भी होगी, मेंटेनेंस भी होगी, एचआर भी होगा। प्रोडक्शन वालों का जो टारगेट्स होगा वो टारगेट्स होगा कि टाइमली डिलीवरी हो, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं मार्केट से वो ऑर्डर टाइमली एग्जीक्यूट हों, क्वालिटी की कंप्लेंट्स की वजह से अगर लॉसेस रहे हैं या कंपनी ने गलत तरीके से क्वालिटी दी थी और उसकी वजह से ऑर्डर्स कम कम गए हैं, तो उस क्वालिटी पे भी फोकस करें। वैसे ही मैन पावर के ऊपर होगी कि मैन पावर भी टाइमली मिले ताकि हमारी प्रोडक्शन टाइमली हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके। जो मैन पावर है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड हो। तो यहाँ पे चाहे आप मेंटेनेंस की बात करें, अगर सभी कुछ सही है और मेंटेनेंस का ब्रेकडाउन हो गया तो आपकी प्रोडक्शन आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। चाहे मेंटेनेंस हो चाहे इंजीनियरिंग हो, ब्रेकडाउन कहीं से भी हो सकता है। इसके ऊपर कॉमर्शियल भी है, रॉ मटेरियल हमारे पास आने वाला है। अगर रॉ मटेरियल हमारे पास टाइमली नहीं आ पा रहा है तो रॉ मटेरियल अगर टाइमली नहीं आएगा तो क्या होगा? हमारा बीएसएस में फैक्ट्री रुक सकती है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखते हैं हम, तो एक केआरए जो बनेगा, पहले यूनिट हेड का बना, यूनिट हेड के बाद जितने भी एचओडीज हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उनका भी केआरए बनेगा। उसी जो ग्रुप का मिशन है, ग्रुप का टारगेट है, उसको लेते हुए। अब ये तो हो गया हमारे केआरए की बातें। अब अगर हम बात करते हैं कि पीएमएस में केआरए को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं बैलेंस का स्कोर कार्ड, जिसको हम बीएससी कहते हैं, बीएससी इज द बेस्ट प्रोसेस टू डू इट। इसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात नहीं करेंगे, मैं एक ब्रीफ उसके बारे में बताऊंगा केवल, ताकि वो एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉडर सब्जेक्ट है डिस्कस करने का।
बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जिसमें आपका होता है फाइनेंशियल, दूसरा होता है आपका इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, तीसरा होता है कस्टमर और चौथा होता है लर्निंग एंड ग्रोथ। इन चारों पर्सपेक्टिव्स को लेकर जो है हमारे केआरएस बनाए जाते हैं, तो वो जो है हेल्प करता है कंपनी के मिशंस को प्राप्त करने के लिए। अब हमारे आते हैं केआरए के बाद आता है कि हमने केआरए तो बना लिया, अब केपीआईज क्या है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमने बना लिया कि हमारा मिशन जो है 1500 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना है। तो केपीआई क्या होगा? हमारा केपीआई होगा कि रेवेन्यू शुड बी 2000 करोड़ बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1500 करोड़। तो ये केआरए से केपीआई का लिंक्ड हुआ। अब केपीआई में भी 4 आपके पिलर्स होते हैं। 4 पिलर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कॉस्ट, दूसरा होता है टाइमलाइंस, तीसरा होता है क्वालिटी, चौथा होता है क्वांटिटी। अगर हम इस पर बात करें तो हम ये कहें कि हमने कहा कि हमारा मिशन है 15 करोड़ से 2000 करोड़ का रेवेन्यू लेके आना है, यानी कि हमारी हो गई क्वांटिटी कि हमें कितनी लेके आए, हम कितने समय में लेके आए, 1 साल के अंदर, तो टाइमलाइन से आ गया। तो 2 पिलर्स कम से कम हर एक केपीआईज में होने चाहिए। कॉस्ट भी अगर हम बात करें तो हम आगे की बात करेंगे कि हमारे पास मेंटेनेंस की कॉस्ट कम होनी चाहिए। अगर पहले कुछ हमारी एक्स आती थी तो एक्स माइनस में हमारी कॉस्ट आनी चाहिए। इसी तरह से हम अब केपीआईज को बात करें तो केपीआईज भी हमारे 4 पिलर्स पे जो डिफाइंड है उन पर हमारा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो केआरए और केपीआई बनाए वो रियलिस्टिक होने चाहिए और स्मार्ट फॉर्मेट में होने चाहिए। और जो भी हमारा डाटा बनाए उस डाटे को हम क्लियर कट उसको मेंशन करें। लेकिन क्या हम अगर इतनी सारी चीज़ें भी कर लेंगे तो क्या हमारा पीएमएस सिस्टम पूरा है? नहीं। अब इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि पीएमएस का इवोल्यूशन मैथोलॉजी क्या है। अब हमने जो शुरू में बात करी थी कि एनुअल अप्रेजल यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट देने का जरिया सिर्फ है, हाँ है जरिया, लेकिन क्या सिर्फ एनुअल ही हमें पीएमएस का रिव्यू करना चाहिए? मेरे जो राय है उसमें नहीं। मेरे राय में इसका टाइम टू टाइम इसका जो है रिव्यू होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक एचओडी को अपने इंटरनल उसको हर क्वार्टर में एक बार रिव्यू करना चाहिए। अब उसको रिव्यू करने का भी मैकेनिज्म है कि हर एक एचओडीज को जो उसने केआरए केपीआई अपने अंडर जितने उसके अंदर काम करते थे एम्प्लॉइज उनका जो बनाया है उसने केआरए केपीआईज, उसमें हर एक बंदे का वो रिकॉर्ड करे कि उसने क्या क्या अचीव किया है उस ड्यूरेशन में, उस क्वार्टर में, और कहाँ कहाँ पे उसको लैकिंग रही है जिसकी वजह से वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया है। और उन शॉर्ट कमिट्स तो उसने टाइम टू टाइम अगर उसको अपने नीचे वाले कर्मचारी को, अपने एम्प्लॉइज़ को उसने एडुकेट करके बताया भी है, उसको भी रिकॉर्ड करे, ताकि कल की डेट में जब रिव्यू हो उस रिव्यू के समय में हमें रिव्यू के मैकेनिज्म को भी समझना चाहिए। कि सबसे पहले उसको हमें समझना चाहिए कि बंदा जब आ रहा है तो 1-to-1 इंट्रैक्शन हो, उसको पता होना चाहिए एम्प्लॉय को कि आज उसका रिव्यू होने वाला है, वो जो टारगेट्स थे उसके केआरए केपीआई में वो साथ पे लिखे जाना चाहिए, और बंदे को जो बॉस है उसका जो एचओडी है उसको सबसे पहले व्हाट वेंट वेल, उसने अपने क्वार्टर में क्या अचीव किया एम्प्लॉइज ने, उससे बात शुरुआत करते हुए उसके शॉर्ट कमिंग्स में कि उसने क्या क्या चीज़ें शॉर्ट कमिंग रही हैं उस पीरियड में उसको बताना चाहिए, विद एविडेंस उसको जस्टिफाई करना चाहिए और उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। और साथ में उसका टीएनआई भी निकालना चाहिए कि उसको किन ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, और जो ट्रेनिंग निकल के आती है उसको एचआर में रिपोर्ट करना चाहिए। तब जाके एक पीएमएस सिस्टम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होता है। अगर इसको हम करते करते हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी कंपनी में कितने ग्रेट परफॉर्मर्स हैं। इसी पीएमएस साइकिल के थ्रू हम टीएनआई भी यानी कि ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन भी हम निकाल सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज जो अंडर परफॉर्मर्स हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई करके उनको स्ट्रेटेजिकली जो है हम उनके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। और एक हम ब्रॉडली जो है
कंपनी में पीएमएस सिस्टम विन विन सिचुएशन के लिए कर सकते हैं।